सो अब हम डिस्कस करते हैं इस मैस अटैच टू अ स्प्रिंग, इसकी मोशन को। यहाँ पर हमने एक स्प्रिंग लिया हुआ है, एक स्प्रिंग को एक एंड से किसी फिक्स स्पॉट के साथ हमने अटैच किया हुआ है, और यहाँ पर एक स्प्रिंग के एक एंड दूसरे एंड के साथ हमने एक कोई भी किसी भी किस्म का जो है एक मैस अटैच किया हुआ है, और उस किसी भी बॉडी का जो मैस है वो अटैच किया हुआ है। और इस बॉडी जो हमने ये बॉडी अटैच की हुई है, इसका मैस फॉर कितना 20 या 10 kg या 40 kg जितना भी होगा उसको हमने एम कह दिया है, वो जितना भी मैस होगा। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि अब ये जो सारा सिस्टम है, अगर हम सपोज करते हैं कि ये एक फ्रिक्शनलेस मीडियम है जिसमें हमने ये सारा सिस्टम प्लेस किया हुआ है। अभी इनिशियली ये सिस्टम जो है वो रेस्ट पर मौजूद है, तो यहाँ पर ये पॉइंट ओ जो है, यहाँ पर जो है ये सिस्टम जो रेस्ट पर मौजूद है, तो इस पोजीशन को हम कहेंगे, जहाँ पर ये रेस्ट पर मौजूद है इसको हम इसकी मीन पोजीशन कहेंगे। ठीक है, तो मीन पोजीशन पर अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, अगर जो हमने हुक्स लॉ पढ़ा था, हुक्स लॉ क्या था कि जितनी भी फोर्स अप्लाई की जाती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है उसकी इंक्रीज इन लेंथ में। जितना भी फॉर एग्जांपल ये अगर हम इसको इस केस में दोबारा बनाएं, अगर मैं इस मैस को यहाँ से खींच कर इस पॉइंट तक ले आता हूँ तो हमारे पास सिनेरियो कुछ इस तरह से बनेगा जी। यहाँ तक अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ तक ले आता हूँ तो इसका ये सिनेरियो बनेगा, यानी कि मेन पोजीशन पे इसमें मैंने फोर्स लगाकर एक्सट्रीम पोजीशन पर ले आया हूँ, और ये मैस है और इसकी एक्सट्रीम पोजीशन ए कह देते हैं इस पॉइंट पे, यानी कि यहाँ पर इस पॉइंट पर इस ऑब्जेक्ट ने अपने एक्सट्रीम पोजीशन यहाँ तक फोर्स लगने की वजह से पहुँच गया। और मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का जो फासला होगा उसको हम इसकी डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, जिसको हम एक्स से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो जितना भी फोर्स लगा है उतना ही इस बॉडी के अंदर, इस सिस्टम के अंदर डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ हमने पढ़ा हुआ है कि जितनी भी फोर्स अप्लाई की जाएगी स्प्रिंग के ऊपर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उसकी लेंथ के बढ़ने में। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, the external force applied on a spring is directly proportional to the increase in length। जितना भी नेट फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की जा रही है वो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से उस बॉडी के अंदर उस बॉडी की जो लेंथ है या डिस्प्लेसमेंट है वो इंक्रीज़ हो रहा है। और ये जो एक्सटर्नल फोर्स है, अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स है ऑन स्प्रिंग, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी लेंथ के बढ़ने के साथ। तो यहाँ इसको मैथमेटिकली हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये जो फोर्स F है ये एक्सटर्नल फोर्स, इसके साथ लिख लेते हैं EXT, जिससे ये शो हो रहा है कि ये एक्सटर्नल फोर्स है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंक्रीज इन लेंथ के, और लेंथ को यानी कि डिस्प्लेसमेंट है तो उसको हम x से हमने यहाँ पर डिनोट किया है। यहाँ पर अब ये प्रोपोर्शनैलिटी का जब हम साइन ख़त्म करते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है, और इस केस में हम कांस्टेंट k ले रहे हैं। अब ये कोई जो है एक स्प्रिंग कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट से क्या मुराद है कि हर बॉडी का एक अपनी नेचर होती है कि अगर मैं जो स्प्रिंग है ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल लेता हूँ तो मेरी कम फोर्स अप्लाई करने की वजह से ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट का कवर हो जाएगा। अगर मैं ये स्प्रिंग जो है वो बहुत हार्ड लेता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी इस स्प्रिंग को ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर कराने के लिए। तो मैं कम फोर्स लगाऊंगा तो वो जो हार्ड स्प्रिंग होगा वो इतनी डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं कर पाएगा जितनी मैं सॉफ्ट स्प्रिंग पर कम फोर्स लगाकर ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर करवा रहा हूँ। तो जो के है ये डिपेंड कर रहा है इस स्प्रिंग की नेचर पर कि इसकी नेचर की क्या होगी।
तो इस के जो है हमारे हम यहाँ पे मेंशन करेंगे के इज़ अ स्प्रिंग कांस्टेंट its value depends on the nature of spring। अब इसकी डेफिनेशन भी लिख लेते हैं कि स्प्रिंग कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या होगी। अच्छा, यहाँ पर पहले स्प्रिंग कांस्टेंट को के फार्मूला से इसको फाइंड कर लेते हैं। जैसे एफ फोर्स इज़ इक्वल टू के, एफ इज़ इक्वल टू के एक्स। अगर यहाँ पर एक्स इसके साथ के साथ मल्टीप्लाई हुआ है तो इक्वलिटी के दूसरी तरफ जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे के की वैल्यू में मिल जाएगी एफ़ एक्सटर्नल ओवर एक्स। ये एफ़ एक्सटर्नल क्या है, ये एक्सटर्नल फोर्स है, और एक्स क्या है, ये लेंथ है, इंक्रीज इन लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट है, और ये हमारे पास कांस्टेंट और पर्सनैलिटी के इक्वल आ रहा है। तो इसी फार्मूला से हम इसकी डेफिनेशन बनाएंगे कि इट इज़ द रेशो ऑफ एक्सटर्नल force acting on a spring to the increase in length। सो हमारे के का फॉर्मूला था के इज़ इक्वल टू फोर्स एफ एक्सटर्नल ओवर एक्स। के इट इज़ ये एक रेशियो है अप्लाई जितनी भी फोर्स स्प्रिंग के ऊपर लग रही है टू द इंक्रीज इन लेंथ। और याद रहे अगर जितना कम लेंथ में इंक्रीज़ होगा उतनी ही ज़्यादा हमारे पास के की वैल्यू आएगी, और जितना ज़्यादा लेंथ में इंक्रीज़ होगा उतनी ही कम ए के की वैल्यू आएगी, क्योंकि डिनोमिनेटर जितना बड़ा होता है ओवरऑल आंसर हमारा उतना ही छोटा आता है। तो इस एक लॉजिक से भी आपने इसको याद रखना है। अब हम यूनिट की बात कर लेते हैं कि के स्प्रिंग कांस्टेंट के यूनिट क्या होगा। यूनिट, तो यूनिट हमेशा फार्मूला से निकलता है। फार्मूला क्या है इसका, के इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल ओवर के। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, और एक एक्स क्या है, लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट है, और लेंथ है डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर। इसको हम इस तरीके से भी लिख लेते हैं, न्यूटन पर मीटर। ये था हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट तक। अब हम ये नेक्स्ट लेक्चर में इसका फर्दर पार्ट जो है डिस्कस करेंगे। इसमें हम रीस्टोरिंग फोर्स और टाइम पीरियड और कुछ मज़ीद एग्जांपल जो हैं वो सिंपल हार्मोनिक मोशंस के रिलेटेड